हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें कि हम सीटेट पेपर 2 का जो होता है सामाजिक अध्ययन, जिसमें से 60 प्रश्न पूछा जाता है, उसकी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। इसके पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है। ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम 2019 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। अगर आप पिछली क्लासों को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखिए। आइए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है जलहड़, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है कल्हड़ और ऑप्शन डी है बिल्हड़। तो जो हमारा ऑप्शन सी है, कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है, दिल्ली सल्तनत दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की है? सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन डी है, अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी जाती है। प्रश्न नंबर तीसरा हमारा है प्रश्न नंबर तीसरा है, सुमेलित करना है। राजा राम मोहन राय किस समाज संसद? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, एमजी रनाडे। इधर दिया गया है रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज। तो इसमें से जो हमारा राजा राम मोहन राय है, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन और दयानंद सरस्वती प्रार्थना समाज और एमजी रानाडे आर्य समाज। तो ए का हमारा तीसरा और बी का पहला। आइए हम कोड को अपने देख लेते हैं। ए का तीसरा, बी का पहला। जो हमारा कोड है ऑप्शन बी। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। आइए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा हमारा क्या है? देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? एनी बेसेंट को, प्रतिलता वाडेकर को, कल्पना दत्त को, मैडम भीकाजी कामा को। जो हमारा ऑप्शन डी है, मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन कहा जाता है। ये कहाँ की रहने वाली थी? ये महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थी। प्रश्न नंबर हमारा पांचवा है, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ है? अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। जो इसमें से हमारा ऑप्शन बी है, चंद्रगुप्त के शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, क्या है? पुष्यभूति राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती? प्रभाकर वर्धन, आदित्यवर्धन, नरवर्धन, राज्यवर्धन। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी है, नरवर्धन। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ताम्र पाषाणिक ग्रामीण संस्कृति प्राचीनतम है? जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति और कायथा संस्कृति। तो इनमें से जो सबसे प्राचीन संस्कृति है वो आहार संस्कृति है। आइए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि आपको क्लास कैसी लगती है। लाइक भी करिएगा दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जो प्रश्न नंबर 8 हमारा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। जो हमारा उत्तर भारत था वह किसमें विभक्त था? 20 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में, ऑप्शन सी है हमारा 10 राजतंत्र शासन में और 2 शासन तंत्रों में। जो हमारा उत्तर भारत था वह कितने 16 महाजनपद व गणराज्यों में विभक्त था। इसकी अलग अलग 16 महाजनपदों की अलग अलग राजधानियां भी थी। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या है? अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनाया था? कौन सा? आरामबाग। आरामबाग किस मुगल बादशाह के द्वारा बनाया गया था? जहांगीर के द्वारा, बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा या फिर हुमायूं के द्वारा। तो जो 9 का हमारा ऑप्शन बी है, बाबर के द्वारा आरामबाग बनवाया गया था। बाबर जो थे वह बगीचों के बहुत शौकीन होते थे। प्रश्न नंबर हमारा 10 क्या है? आगे देखते हैं। 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? होम रूल जो आंदोलन है उसकी शुरुआत किसने की है? जी की गोखले ने,
गांधी जी ने, बीजी तिलक ने, लाला लाजपत राय ने। जो हमारा ऑप्शन सी है, बीजी तिलक ने इस आंदोलन की शुरुआत की है। प्रश्न नंबर 11 कौन सा है कि पूर्ववर्ती नदी है जो हमारे पूर्वी क्षेत्रों में कौन सी नदी स्थित है? तो ऑप्शन ए है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी है सतलुज नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी और ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए। सॉल्व करने का एक सही तरीका है कि अगर आप किसी भी प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं तो आप वीडियो को रोक करके प्रश्नों को पढ़कर उसके ऑप्शन को अपने मन में सोचकर फिर मेरे द्वारा हल कराए गए उत्तरों से मिलान करिएगा। तो इससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना तैयार है। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन बी है सतलुज नदी पूर्ववर्ती नदी है या चिनाब की सहायक नदी है। जो सतलुज नदी है वह चिनाब की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 12 हमारा क्या है कि पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं? पपड़ी, स्थल मंडल, जल मंडल, क्षोभ मंडल। तो पृथ्वी में कितनी परतें होती है? 3 परतें होती है। कौन कौन सी होती हैं? सियाल, सीमा और निफी। तो जो हमारी ऊपर की परत है उसे हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट या पपड़ी या फिर सियाल कहते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? इनसे गर्म धारा पूछा है। क्यूरोसिया धारा, कुराइल धारा, कनारी धारा, लेब्रो ले, लेब्रोडोर धारा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए है क्यूरोसिया धारा एक गर्म धारा, यह कहाँ पर? यह प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, रेल परिवहन। इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी है जल परिवहन। जल परिवहन सबसे सस्ता साधन माना जाता है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 गोदावरी नदी निकलती है। ऑप्शन ए है अमरकंटक से, ऑप्शन बी है महाबालेश्वर से, ऑप्शन सी है नासिक से और ऑप्शन डी है बैतूल से। जो गोदावरी नदी है इसे हम या नासिक से निकलती गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह दक्षिण की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 16 क्या है? स्वेज नहर जोड़ती है। जो नहर है स्वेज वह किस दो को जोड़ती है? भूमध्य सागर या लाल सागर को, भूमध्य सागर अरब सागर को, भूमध्य सागर अटलांटिक सागर को और लाल सागर अरब सागर को। जो हमारा ऑप्शन प्रश्न नंबर 16 है, 16 का ऑप्शन ए है भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या है? वह स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? बादल युक्त आकाश, शांत एवं स्थिर वायु, लंबे ग्रीष्मकालीन दिन और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जो इनमें से हमारा ऑप्शन बी है शांत एवं स्थिर आयु व्युत्क्रमण के लिए सबसे आदर्श स्थितियां होती हैं। ऑप्शन हम देख लेते हैं। जो इनमें से ऑप्शन बी है केवल बी हमारा सही है। प्रश्न नंबर 18 मेघालय मेघालय का पठार विस्तार क्या है? ऑप्शन ए है प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी है तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी है हिमालय और ऑप्शन डी है अरावली। इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। इसका क्या हो सकता है? जो हमारा प्रश्न नंबर 18 है इसका जो ऑप्शन ए है प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 19 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालू का स्तूपों अर्थात बालू डिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पवन नदी, हिम नदी, भूमिगत जल। 19 का बताइए दोस्तों क्या हो सकता है? जो हमारा 19 का ऑप्शन ए है पवन पवन बालू डिब्बा के निर्माण के लिए अत्यधिक उत्तरदायी माना जाता है। प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? ऑप्शन ए है तापमंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल। हमारी वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? 5 परतें होती है। पहली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल, दूसरी परत समताप मंडल, तीसरी परत मध्यमंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो हमसे कौन सा पूछा है? सबसे ऊपरी परत, निचली परत पूछा। सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, जिसमें कि मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है? हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? हमारे संविधान में मूल कर्तव्य 1979 में, 1976 में, 1977 में या 1978 में। जो हमारा ऑप्शन बी है 1976 में मूल कर्तव्यों को लागू किया था। मूल कर्तव्य वर्तमान में कितने हैं? मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 थे। पहले 10 था, परंतु शिक्षा के जो 6 से लेकर 14
वर्ष तक के बालकों के लिए वह मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 22 जो है, सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ है? 1987 में, 1972 में, 1968 में और 1959 में। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो सकता है? जो हमारा प्रश्न नंबर 22 है, प्रश्न नंबर 22 का जो ऑप्शन डी है, 1959 में पंचायती राज का गठन हुआ है। आइए हम अपने प्रश्नों को आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 23 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम। नगर निगम। तो 73वें संविधान संशोधन में जिला पंचायत भी शामिल है, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों सम्मिलित है। आइए हम कुछ को देख लेते हैं। ABC हमारा कुछ ऑप्शन में कौन सा है? ABC। तो जो ऑप्शन डी है, ABC, ये कोट हमारा सही है। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? जो अवशिष्ट शक्तियां वह किसे प्रदान की जाती हैं? स्थानीय निकायों को, राज्य को, केंद्र को, राज्य तथा केंद्र दोनों को। तो जो हमारा 24 का है, 24 का ऑप्शन सी, अवशिष्ट शक्तियां जो है वह केंद्र को प्रदान की जाती हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या है कि G7 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए थे? ऑप्शन ए है इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। तो जो हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों, फ्रांस में गए थे। सन 2019 में G7 शिखर सम्मेलन में कितने देश शामिल हैं? 7 देश सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन सी है 31, 30 और ऑप्शन डी है 33। तो दोस्तों इसका आप लोग बताइए क्या है? तो जो हमारा 26 प्रश्न का ऑप्शन ए है, 34 न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय में, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीशों की संख्या है। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 27 हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन किस सन में हुआ था? 2015 में, 2014 में, 2014 में, दिसंबर 2015, नवंबर 2014, दिसंबर 2014 या फिर नवंबर 2015। तो जो 27 का हमारा ऑप्शन बी है, नवंबर 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन हुआ था। प्रश्न नंबर हमारा 28 क्या है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है? 12वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। जो हमारा प्रश्न नंबर 28 का बी है ऑप्शन, 9वीं अनुसूची में ये सम्मिलित है। उत्तर प्रदेश जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार संबंधी किसमें है? 9वीं अनुसूची में। हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है? BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुब्बा, KM मुंशी। तो इसका आप लोग बताइए दोस्तों क्या हो सकता है? जो हमारा प्रश्न नंबर 29 का ए है, डॉक्टर BN राव, यह संवैधानिक सलाहकार के रूप में थे हमारे संविधान में। जो प्रश्न नंबर हमारा 30 क्या है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति या कार्य मंत्रणा समिति। जो हमारा प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन ए है, प्राक्कलन समिति जो है वह भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति के रूप में। प्रश्न नंबर 31 है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? यह बदलता रहता है, एवर अनवर्ड, फॉरएवर हायर या फिर ऑल्टियस, सीटियस, फोर्टियस। जो ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन हमारा डी सही है, ऑल्टियस, सीटियस और फोर्टियस। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्जुन पुरस्कार के विजेता, अर्थात अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तारा सिंह को, विशेष भृगुसिंघी को, प्रदीप कलोला को, पुलेला गोपीचंद को। आप लोग बताइए दोस्तों इसका क्या हो सकता है? कि जो 32 प्रश्न का ऑप्शन डी है, पुलेला गोपीचंद को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 33 है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? 10, 4, 5, 8।
वैसे तो मनोरंजन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन तो जो मुख्य होते हैं वो 5 होते हैं। 10 नंबर हमारा 34 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है, अर्थात हम इसमें से कौन सा आसन करें जो घुटनों को शक्ति प्रदान कर सकता है। चक्रासन, सुखासन, वज्रासन, ताड़ासन। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन ए है चक्रासन, एक घुटने को शक्ति प्रदान करने वाला आसन होता है। प्रश्न नंबर हमारा 35 क्या है, उसको पढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा प्रश्न नंबर 35 है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और असम में। तो जो हमारा 35 का प्रश्न नंबर 35 है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, तो जो ऑप्शन ए है मणिपुर में खोला गया है। प्रश्न नंबर 36, अरहर की संकर किस्म है, इसमें अरहर जो दाल होती है उसकी किस्म पूछी गई है। ICPL 87, UPS 120, ICPHS। तो जो हमारा इनमें से 36 का ऑप्शन डी है, ICPH8। ये कौन सी है, ये अरहर की संकर किस्म होती है। प्रश्न नंबर 37 क्या है, निम्न में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है, अर्थात किस राज्य में सोयाबीन की अधिकता होती है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो जो हमारा 37 का प्रश्न नंबर 37 का डी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोयाबीन का राज्य कहा जाता है। सोयाबीन एक तिलहन वाली फसल मानी जाती है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। प्रश्न नंबर 38, ग्रीन हाउस अर्थात हरित गृह गैस जो है वह सब्जियों के उगाने की जो विधि को कहते हैं। ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की कौन सी विधि है, किचन गार्डनिंग, रंग गार्डनिंग, वेजिटेबल फोर्सिंग और फ्लोटिंग गार्डनिंग। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों वेजिटेबल फोर्सिंग या ग्रीन हाउस में सब्जियों की एक उगाने की विधि है। प्रश्न नंबर 39 क्या है, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य होता है 2.85 ग्राम, 2.65, 2.56, 2.75। जो 39 का हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, 2.6 और 5, ये मृदाओं के कण का घनत्व है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 40 क्या है कि निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है, वर्गाकार, षटभुजाकार, एकांतर और ऑप्शन डी है समोच्च। तो पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली विधि जो है दोस्तों वह है समोच्च विधि। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हमारा 41 प्रश्न क्या कह रहा है कि संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व है, विटामिन व खनिज लवण, कार्बोज, वसा, प्रोटीन। ये सभी संतुलित आहार है, परंतु इसमें हमसे सुरक्षात्मक पोषक तत्व पूछा है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों, विटामिन एवं खनिज लवण ये सुरक्षात्मक पोषक तत्व के रूप में होते हैं। प्रश्न नंबर 42 क्या है, निम्नलिखित विधियों में से भोजन पकाने की सबसे सर्वोत्तम विधि क्या है, भोजन पकाने की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, सेकना, उबालना, भूनना और तलना। जो हमारा ऑप्शन बी है दोस्तों उबालना। ठीक है, समझ समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको यह क्लास कैसी लगी है। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं हम। हमारा प्रश्न नंबर 43 क्या है कि ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में और वसा के पाचन में। तो जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। जो हमारा ऑप्शन बी है वो राइट है। प्रश्न नंबर 44 की तरफ चलते हैं। चेचक के विषाणु का नाम बताइए, अर्थात चेचक किस विषाणु के द्वारा फैलता है, बैसिलस टाइफोसस के द्वारा, वेरियोला के द्वारा, एंटीअमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा, विब्रियो कॉलरी के द्वारा। तो जो हमारा 44 का ऑप्शन बी है दोस्तों, वेरियोला वायरस है जिसके द्वारा चेचक फैलता है। प्रश्न नंबर 45 क्या है, शेफर विधि यह एक विधि है जिसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, टांग की हड्डी टूट जाती है तब हम शेफर विधि का प्रयोग करते हैं, रोगी के पानी में डूबने पर, पसली की हड्डी टूटने पर, सामान्य मूर्छा आ जाने पर। इसमें से जो हमारा ऑप्शन बी है, रोगी के पानी में डूबने पर हम किस विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों, शेफर विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अब आगे हम चलते हैं।
संकल्प संपोषणीय विकास के लिए संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई, किसमें दी गई है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट में, मानव विकास रिपोर्ट में, विश्व विकास रिपोर्ट में और ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में। तो इसका बताइए दोस्तों क्या हो सकता है कि संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या किसमें दी गई सबसे पहले? तो जो हमारा ऑप्शन डी है, ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में सबसे पहले दी गई थी। प्रश्न नंबर 47 क्या है? निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये तो सबको पता होगा दोस्तों, ऑप्शन पढ़ने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है, डॉल्फिन गैंटिका को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव माना जाता है। प्रश्न नंबर 48 क्या है कि किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी है 1986 और ऑप्शन डी है 1990। तो किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों? हमारा ऑप्शन ए है 1980। प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा हरितगृह प्रभाव गैस नहीं है? कि कौन सी इनमें से ऐसी गैस है जो हरितगृह अर्थात ग्रीन हाउस को प्रभावित नहीं करती है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। आप लोग बताइए दोस्तों इसका क्या हो सकता है? जो हमारा प्रश्न नंबर 49 है, इसका जो ऑप्शन बी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो हमारे ग्रीन हाउस को प्रभावित नहीं करती है। प्रश्न नंबर 50 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं, अर्थात किस प्रकार कौन सी ऐसी विधि नहीं है जिसमें हम मिट्टी को संरक्षित नहीं कर सकते हैं? जैविक खाद, फसल चक्र, कीटनाशक रसायन, मृदा अपरदन रोकना। तो इसमें से जो हमारा प्रश्न नंबर सी है, ऑप्शन नंबर, कीटनाशक रसायन से मृदा को हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको हम विनाश की तरफ जा सकते हैं कीटनाशक रसायन का प्रयोग करके। प्रश्न नंबर हमारा जो 51 है, क्या कह रहा है कि सिलाई मशीन कब भारी चलती है? तो धागा शटल में धागा अटक जाने पर, तेल की कमी तथा सफाई ना होने पर, या फिर बेल्ट बहुत ढीला होने पर, और हमारा जो ऑप्शन डी है, प्रेशर फुट में ज्यादा दबाव पड़ने पर। इसमें से जो हमारा दोस्तों ऑप्शन बी है, तेल की कमी तथा सफाई ना होने पर सिलाई मशीन भारी चलती है। प्रश्न नंबर 52 क्या है कि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? जब वृद्धावस्था में कैल्शियम हमारे शरीर में कम होता है तो उससे कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोमलेशिया रोग, रिकेट्स रोग, ऑस्टियोपोरोसिस रोग, एनीमिया रोग। तो आप लोग बताइए दोस्तों, जो 52 प्रश्न है, कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में कौन सा रोग हो जाता है? जो हमारा ऑप्शन सी है, ऑस्टियोपोरोसिस रोग नामक रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 53 क्या है कि हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक कौन सा तत्व है? लिपोप्रोटीन, हीम, हीमोग्लोबिन और ग्लोबिन। प्रश्न नंबर 53 का जो हमारा आंसर है दोस्तों, वो ऑप्शन डी है, हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन तत्व पाया जाता है। प्रश्न नंबर 54 क्या है, उसको आकर आइए देखते हैं दोस्तों। आप आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षा शास्त्री की पाठ्य योजना पद्धति प्रचलित है? हर्बर्ट दिया है, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, डाल्टन। तो जो हमारा ऑप्शन ए है, हर्बर्ट की जो पाठ्य योजना पद्धति है वह सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 55, योजना विधि आधारित है, इनमें से कोई नहीं, करके सीखने पर, सुनने पर, देखने पर। तो योजना विधि जो है वह एक शिक्षार्थी केंद्रित विधि है। इसके जो केंद्र में होता है वो विद्यार्थी होते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन बी है, या करके सीखने पर आधारित होता है योजना विधि। प्रश्न नंबर 56 क्या है, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 15 होती हैं, 16 होती हैं, या फिर 12 होती हैं, या 14 होती हैं? तो जो हमारा 56 का आंसर ये है दोस्तों, अब पंचम सवारी ताल में कुल 15 मात्रा होती है। प्रश्न नंबर हमारा 57 क्या है, वंदे मातरम देश गान का रचयिता कौन है? इसको तो ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, सीधे आप लोग जानते हैं कि जो वंदे मातरम है वह लिखने वाले जो है वह प्रश्न नंबर जो डी है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 58,
राग भैरव का गायन, जो राग भैरव एक प्रकार का राग है, इसे किस समय गाया जाता है? रात्रि के समय, प्रातः काल के समय, दोपहर के समय, सायंकाल का समय। इनमें से जो हमारा ऑप्शन बी है दोस्तों, प्रातः काल के समय राग भैरव गाया जाता है। प्रश्न नंबर 59, सामान्य मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का क्या अनुपात है? 20:1, 5:1, 10:1, 15:1। जो हमारा ऑप्शन सी है 10:1। प्रश्न नंबर 60, आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, इसको हम पढ़ लेते हैं। विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को क्या कहा जाता है? मृदा समूह, मृदा समुच्चय, मृदा संरचना और मृदा कणाकार। जो प्रश्न नंबर 60 है उसका दोस्तों बताइए आप लोग। जो हमारा ऑप्शन डी है मृदा कणाकार। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट के माध्यम से हमें आपकी बातों को पता चलता है कि आप लोग क्या चाह रहे हैं और किस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। अब वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।